आप लोगों को नोट्स सबको मिल गए होंगे, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंजाइम की एंजाइम और जी क्या कह रहे हैं आप? जी सर, बस एक और एंजाइम है उसको नहीं, बस इतना ही करते हैं, बाकी टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं। अच्छा, एंजाइम की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या होती है आप बताएं, आप में से कोई भी बता दें एंजाइम क्या होता है। एंजाइम आर ऑर्गेनिक एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालाइस्ट। मतलब जो ऑर्गेनिक होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंजाइम बनाते हैं। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसका इजीली आपको एक कंसेप्ट देता हूँ कि एंजाइम मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फूड खाई तो फूड क्या है हमारे स्टमक में गई तो एंजाइम आएंगे, उस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, वो जो फूड है वो ब्रेक डाउन होगी और उसके बाद वो डाइजेस्ट होने के बाद हज़म वगैरह हो जाएगी और रिमूव। मतलब कहने का है कि एंजाइम जो है वो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसी तरह डिफरेंट एंजाइम जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में भी होते हैं, ठीक है, और हमारे ब्रेन में भी होते हैं। मतलब पूरी बॉडी जो है हमारे वो एंजाइम्स या प्रोटीन ही इनको कंट्रोल करती है, ठीक है। ये सारा एंजाइम का होता है। अब आज हम जो टॉपिक है हमारा मेन वो है फंक्शन ऑफ एंजाइम। इसमें आप लोगों को इसका जो है इजीली समझ आ जाएगी इसकी। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें से लॉन्ग कौन से बनते हैं। एक आता है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड द कैटालिस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग बनता है, डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटालिस्ट, ठीक है। इसको आपने प्रिपेयर करना है। ये आप लोगों के नोट्स में एक बॉक्स बना है, उसके अंदर 5 से 6 पॉइंट दिए हुए हैं, उसको आपने देख लेना है। दूसरा लॉन्ग जो बन जाता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम की, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इसकी 7 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नोट्स पे लिखी हुई हैं। इसमें से आप जो है वो 4 या 5 नंबर का आता है ना, तो आप लिख देंगे सिंपल। बस इसके नेम लाजमी याद रखने हैं और जो आपको इसमें से कॉन्सेप्ट समझ आएगा अपनी वर्डिंग में भी लिखने, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ एंजाइम। तो फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में जो आपके नोट्स में लिखी हुई ना 6 मेन क्लासेस, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी आपने अच्छे से करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम आते हैं कि फंक्शंस ऑफ द एंजाइम्स ये क्या होता है। एंजाइम्स प्ले ए वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। वही बात, दे परफॉर्म फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। ये नोट्स को आपने देखना है, पेज जो शेयर किए हैं उसको मैं वहाँ से ही समझा रहा हूँ कि ये हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट बहुत सारे अहम फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसको हम देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, डिक्रीज़ इन एक्टिवेशन एनर्जी। कि एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। अब ये बात याद रखनी है, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ना हमारी बॉडी में, उस वक़्त जो डिफरेंट हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अपना माइक जो है ना वो म्यूट कर लें। किसका माइक जो है अनम्यूट है? अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट फंक्शन एंजाइम का कि डिक्रीज़ इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें ऐसा है कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एंजाइम डिक्रीज़ एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है ना, उस वक्त हमारी बॉडी में जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं ना उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ये अपने नोट्स में लिख लें आप कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं और ये एंजाइम ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो क्या होता है, स्पीड ऑफ द रिएक्शंस, हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं ना, तो सब की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, मतलब एज ए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं वो है एक्टिवेशन एनर्जी। और जब वो कम होती है
उस वक्त स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। ये था एक इसका फंक्शन, ठीक है। अब आप लोग आ जाएँ नेक्स्ट फंक्शन पे। इसका जो दूसरा फंक्शन है एंजाइम्स का वो कौन सा है, डाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया था ना, कोई भी हम फूड खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाती है तो डिफरेंट एंजाइम आते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये सारा फंक्शन डाइजेशन का ही फंक्शन है। एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सिंपल एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। मीन्स के एंजाइम जो हैं वो बहुत अहम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन सा, डाइजेशन वाला। क्या करते हैं कि लार्ज जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स पचीदा मॉलिक्यूल्स होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, नॉन डिफ्यूजेबल कहते हैं, जो कि हल नहीं हो रहे होते, डिफ्यूज़ नहीं हो रहे होते मॉलिक्यूल्स, उनको क्या करते हैं स्मॉलर में छोटों और सिंपल बिल्कुल सादा और डिफ्यूजेबल बना देते हैं। ये एंजाइम ही काम करते हैं डाइजेशन वाला। अब वो कौन से एंजाइम है जो डाइजेशन का काम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है, और सेकंड इज़ लाइपेस एंजाइम, थर्ड वन इज़ अमाइलेस एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो ऐसा एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं ना, खाने में हम प्रोटीन भी खाते हैं, हम शुगर भी खाते हैं, हम लिपिड्स यानी फैट्स वगैरह भी लेते हैं। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को ब्रेक करता है, जो लाइपेस एंजाइम होता है वो लिपिड को ब्रेक करता है, जो अमाइलेस एंजाइम होता है वो शुगर यानी स्टार्च वगैरह की मेटाबॉलिज्म करता है। ये डाइजेशन का फंक्शन जो कौन करते हैं, ये एंजाइम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है चीज़ मेकिंग, कि एंजाइम का एक फंक्शन जो है वो चीज़ मेकिंग भी है। चीज़ बनाने में जो है एंजाइम होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में रोल प्ले करते हैं। अच्छा ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हेडिंग्स आपने याद करनी है तो अंदर आप अपने से भी लिख सकते हैं, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ जो आपके माइंड में आ रहा है एज ए कॉन्सेप्ट वो आप लिख सकते हैं। अब चीज़ मेकिंग में आता है, आपको एक लफ्ज़ याद आ गया चीज़ मेकिंग, तो लाइन तो आप खुद भी बना लेंगे, 2 लाइनें भी बना सकते हैं। आपके एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और उनमें से एक जो रोल प्ले करते हैं वो चीज़ मेकिंग होता है। एंजाइम जो है वो चीज़ मेकिंग में बहुत अहम रोल करते हैं। मतलब ये है कि स्ट्रेंथ वगैरह इसकी आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो स्वीटनर आ जाता है इसका फंक्शन। स्वीटनर किसी चीज़ को मीठा करने में रोल प्ले करना, या फिर जो है उसको स्वीट करने में। इस तरह सम एंजाइम आर यूज़ एज ए स्वीटनर, कुछ एंजाइम जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं एज ए स्वीटनर। फॉर एग्जांपल एंजाइम कौन सा है, सक्रोस एंजाइम है, वो ब्रेक डाउन करता है। सक्रोस जब ब्रेक डाउन होता है उसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम। सक्रोस जो है जब वो ब्रेक डाउन होता है उसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम है, वो सक्रोस को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, ठीक है। ये स्वीटनर के तौर पे यूज़ होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो होता है वो जैसे लिखा हुआ है ना वो 72% स्वीट होता है, जब कि फ्रक्टोज जो है वो 132% स्वीट होता है देन सक्रोज से। अगर देखिए हमने कोई चीज़ खाई जिसमें सक्रोज था, ठीक है, अब अगर हम सक्रोज देखें, सक्रोज जो है वो कम स्वीटनर है, लेकिन जो एंजाइम है वो क्या करेगा, वो सक्रोज को ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब देखें ग्लूकोज जो है वो 72% ज़्यादा स्वीटनर है सक्रोज से, और जो फ्रक्टोज है वो 132% ज़्यादा स्वीटनर है सक्रोज से। तो मतलब एक अहम रोल प्ले किया ना इसने स्वीटनर वाला एंजाइम ने। तो उसके बाद एज ए डिटर्जेंट का रोल प्ले करते हैं। डिटर्जेंट जैसे कहते हैं कि हम कोई भी कपड़ों वगैरह पे दाग वगैरह लग जाते हैं, या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल वगैरह जो कि दागनुमा होते हैं, वो एंजाइम जो होते हैं वो एज ए डिटर्जेंट यूज़ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स ब्रेकिंग द एंजाइम्स आर हीट स्टेबलाइजर एंड आर यूज एज ए डिटर्जेंट। फॉर एग्जांपल इसमें कौन सा एंजाइम आता है, प्रोटीएसिस एंजाइम। प्रोटीएसिस एंजाइम जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि एज ए डिटर्जेंट यूज़ हो रहा है। जैसे कि बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या कोई भी प्रोटीन हो गया, ठीक है, वो जब जैसे हम कोई भी फूड खा रहे हैं तो वो फूड मटेरियल्स अगर हमारे कपड़ों पर गिर गया तो उसमें फूड में डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज़ें होती हैं। अब एंजाइम जो होगा वो एज ए डिटर्जेंट यूज़ होगा, जब हम उसको कपड़ों पे लगाएंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन वगैरह जो हैं उनको क्या करेगा, उनकी ब्रेकिंग कर देगा, ठीक है। हीट स्टेबलाइज़र होगा एंजाइम जो कि एज ए डिटर्जेंट यूज़ होगा। बाकी इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। एज ए ड्रग आ गया कि मोस्टली एंजाइम जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं एज ए ड्रग, दवाइयों के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। सम एंजाइम्स आर यूज एज ए ड्रग इफ़ दे इन एनी डिस्टर्बेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए मोस्टली एंजाइम, हम कुछ तो एंजाइम हमारी बॉडी में नेचुरल होते हैं ना, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से प्रोड्यूस होते हैं,
जो कुछ एंजाइम जो हैं वो आर्टिफिशियली भी होते हैं, जब हमारे नेचुरली एंजाइम काम नहीं कर रहे या मतलब वर्क नहीं हो रहा, उनका बॉडी में कोई इश्यूज़ आ चुके हैं उसके बाद जो फिर एंजाइम यूज़ होंगे वो एंजाइम जो है नेचुरल यूज़ होंगे और आर्टिफिशियल यूज़ होंगे। तो कुछ एंजाइम क्या करते हैं एज ए डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होती है उनको क्लियर करने के लिए यूज़ होते हैं एज ए ड्रग फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। और कुछ एंजाइम जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट के यूज़ होते हैं। सम एंजाइम आर यूज़ फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। उसमें कौन सा एंजाइम है, फॉर एग्जांपल एल एस्परजिनेस, ये एंजाइम है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद आता है क्योरिंग ऑफ डिजीज़, मतलब ये सेम ही है जैसे कैंसर ट्रीटमेंट, वो भी डिजीज़ को क्योर करना है एज ए ड्रग, वो भी डिजीज़ को क्योर करना है। तो यही के अलग से हेडिंग्स बन चुकी है कि क्योर ऑफ डिजीज़ कि एंजाइम जो है वो डिजीज़ को क्योर करते हैं। एंजाइम आर आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्योरिंग ऑफ डिजीज़ सच एज ए रिकेट्स एंड ए जॉन्डिस। ये दो डिजीज़ हैं जिनको एंजाइम जो है वो क्लियर कर देते हैं। फॉर हार्ट प्रॉब्लम लैक्टेस डिहाइड्रोजिनेस, अगर कोई दिल का मसला है उसके लिए जो है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज़ होता है। एंड फॉर लीवर प्रॉब्लम, अगर कोई जिगर वगैरह का मसला है तो उसके लिए सैटन जो काइनेसिस एंजाइम होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये मतलब एज एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो अपनी वर्डिंग में आप इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि एंजाइम जो है वो डिफरेंट डिजीज़ को क्योर करते हैं, जिस तरह हार्ट प्रॉब्लम के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम और लीवर प्रॉब्लम के लिए जो है वो सैटन काइनेसिस एंजाइम वगैरह जो हैं वो यूज़ होते हैं जो कि डिजीज़ को क्योर करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड क्लॉटिंग। एंजाइम आल्सो काज ब्लड क्लॉटिंग बाय प्रोटीन थ्रोम्बिन, कि एंजाइम जो हो रहे हैं, एंजाइम जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि ब्लड को क्लोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी पे कोई इंजरी होती है तो खून बहता है, ठीक है। अब जब खून बहता है तो वो अगर खून का क्लोट ही ना बने, खून जमे ही ना, तो वो तो खून निकलता ही रहेगा। अगर कोई चीज़ ऊपर लगा लें हम सपोज, लेकिन खून वहाँ पे क्लोट ना करे तो वो खून, जब वो चीज़ उतारेंगे तो वो फिर खून जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, वो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट जो को खून को क्लोट कर देते हैं, जो खून का एक क्लोट बन जाता है जिसकी वजह से खून मज़ीद नहीं निकलता, ठीक है। वो एंजाइम कौन सा है, वो एंजाइम है थ्रोम्बिन। उसके बाद आता है कि सेकंड क्लास अल्कोहलिक बेवरेजेस, मतलब जो कि मशरूबात होते हैं उनमें भी डिफरेंट एंजाइम यूज़ होते हैं। अमाइलेस एंजाइम जो होता है वो यूज़ होता है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस मशरूबात वगैरह जो होते हैं उनको बनाने के लिए। एट द एंड है मीट थेंडराइजिंग, ठीक है। मीट गोश्त को कहते हैं, थेंडराइजिंग कहते हैं उसको नरम करना उसको गलाना, ठीक है। उसको बिल्कुल नरम कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई गोश्त वगैरह खाते हैं तो हम दांतों से उसे चबा लेते हैं, लेकिन जब बॉडी में चला जाता है तो वहाँ भी जाके डिफरेंट एंजाइम आते हैं, मज़ीद उसको नरम कर देते हैं, उसको मज़ीद जो है वो सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, हज़म हो सके। अब उसमें कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, एक ट्रिप्सन एंजाइम, एक पेप्सिन एंजाइम और एक पेपेन। जो ये क्या है, ये आर मीट थेंडराइजिंग है टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि जो हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है उसको जो फैसिलिटेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एंजाइम यूज़ होता है। अच्छा, ये काफ़ी लेंथी बन गया टॉपिक, मतलब इसमें डिफरेंट हेडिंग्स, लेकिन उम्मीद है आप सबको ईजीली ये समझ भी आ गया होगा और ये ईजी भी, इसमें कोई चीज़ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, मुश्किल नहीं है। उम्मीद है अगर आपने गौर से अगर लेक्चर सुना होगा तो आपको आसानी से समझ भी आ गया होगा। तो सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन आपको पता है, कोई भी आप लिख सकते हैं। आप 6 से 7 लिख दें, 5 लिख दें, वो भी इनफ है इंशाल्लाह। 5-6 भी लिख देंगे तो आपके नंबर 5 पूरे आ जाएंगे, 4 तो कन्फर्म आ जाएंगे, लेकिन 7-8 लिख देंगे तो मज़ीद बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ ये भी याद आ गया, वो भी बता दूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो भी क्वेश्चन पेपर में स्टार्ट करना है लिखना, तो उसको उतना ही लिखें जितने आपको पता है कि मेरे अब 4-5 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, 4 आ जाएंगे। उसको उतना अटैम्प्ट करके थोड़ी सी जगह उस पर नीचे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने क्वेश्चन लिखा 1.5 पेज का, ठीक है। अब आपको मज़ीद भी उसको एक्सटेंड करना आता है, मतलब आप उसको 2 पेज का लिख सकते हैं, लेकिन आप 1.5 पे उससे छोड़ दें, अगले क्वेश्चन पे चले जाएं, अगला क्वेश्चन पहले करें। अगला क्वेश्चन सपोज आपको जो है वो आपने किया है, वो क्वेश्चन 1 पेज का है सपोज, ठीक है। आपने अगर तो 1 पे कवर कर लेंगे तो ठीक है, अगर 1 से कम पे अभी कवर हो रहा है आपको, मतलब भूल रहा है ऐसा वैसा कुछ, उसको वहाँ पे ड्रॉप करके अगला क्वेश्चन शुरू कर दें। ये ऐसा क्यों करना है, ताकि आप जो है वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। अब देखें, अब एक क्वेश्चन आप जो 5 नंबर का जिसका आपने 1.5 पेज लिखे, ठीक है, अब उसके आपने 2 पेज कर दिए, वो 1.5 पे भी आपको 5 नंबर ही मिलने थे और 2 पे भी आपको 5 ही मिलने थे। सपोज ये है कि 1.5 पे अगर आपको 4 मिल गए, ठीक है, 2 पे आपको 5 मिल गए, लेकिन जो आधा पेज आपने एक्स्ट्रा लिखा है उतनी देर में अगर एक क्वेश्चन आप और एक्स्ट्रा लिख लेते, ठीक, उसके आपको 4 नंबर मिल जाने थे। तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो क्वेश्चन
जिसको पेपर सारा आता है ना वो तो ऐसे ही करे, जिसको कम क्वेश्चन आते हैं 6 आते हैं 7 आते हैं वो फिर जो आते हैं वो अच्छे से लिख दे, ऐसा बेस्ट है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, जो नहीं भी क्वेश्चन आता है ना उसके आपने वर्ड देखने क्वेश्चन के और एमसीक्यूज़ को पकड़ के उस एमसीक्यूज़ को ही लिख देना है, उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हुए इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ में से आपके नंबर जो है वो अच्छे से आ जाएंगे, वही लिखने से, हेडिंग्स वगैरह लिखने से। इसलिए मैं कह रहा होता हूँ कि मोस्टली जो है वो आप हेडिंग्स लाजमी याद करें, हर लॉन्ग की हेडिंग्स लाजमी, ठीक है। अगर आपको अंदर कुछ नहीं आता हेडिंग्स लिखे अपने से लिखेंगे इंशाल्लाह 5 में से कुछ तो नंबर लाजमी आएंगे, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था फंक्शंस ऑफ द एंजाइम्स। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा।